गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अन्य अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंद व तीव्र अभिक्रिया। ये परिभाषा है, अगर इनके नाम का अर्थ हम निकालते हैं तो इनके नाम के अर्थ के द्वारा ही हमें इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे मंद अभिक्रिया, मंद का मतलब होता है धीमा। तो वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में कई घंटे लग जाते हैं, दिन या वर्ष तक लग जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। यदि हम लोहे को पानी में डालते हैं या गीली मिट्टी में दबाते हैं तो उस पर जंग कुछ समय बाद लगता है, इस कारण इसको मंद अभिक्रिया कहते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले आयरन चाहिए, लोहा, साथ ही जल चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये तीनों अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? जंग लगा लोहा प्राप्त होता है। ये आयरन ले लिया, जल हो गया और ऑक्सीजन ले लिया, इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो Fe2O3 3H2O प्राप्त होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जंग लगा लोहा लिख सकते हैं। अब इसको संतुलित किस प्रकार से करना है? क्योंकि मैंने तुमको पहले बताया था कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसको लिखने के लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना होगा। ये हमें याद करना होगा। Fe2O3 और 3H2O, जल के कितने अणु? 3 जल के अणु। सबसे पहले हमें कुछ समीकरण ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया? इसको याद किया कि इस यहाँ पर 2 लगाना है, बाकी को आगे हम खुद कर सकते हैं। Fe2 तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, आयरन को 4 से गुणा कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक जगह है जबकि ऑक्सीजन 2 जगह है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित कर लेंगे। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाता है, तो इसलिए इसको 6 से गुणा करने पर हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। अब आती है बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 3 एकम 3 और 3 ये रहे 6 और 6 दूनी 12 हुए, तो यहाँ पर 6 तो पहले से आगे 6 की जरूरत और पड़ती है, तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन इस प्रकार से हमें 6 और 6 12 प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा? मंद अभिक्रिया पढ़ी। वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र का अर्थ है तेज। तो ऐसी अभिक्रिया जो बहुत कम समय में पूर्ण होती है, जिनको पूरा होने में कम समय लगता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनकी जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें जल और लवण का निर्माण होता है। NaCl बन जाएगा, लवण और ये जल। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो यह 10⁻⁻10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण होती है, इस कारण इसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अन्य अभिक्रिया में उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक क्रिया करके केवल उत्पाद बनाते हैं, अर्थात जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, कार्बन है, कोयला है, ऑक्सीजन है, इसकी उपस्थिति में इसका क्या करते हैं? दहन करते हैं। तो कोयले के जलाने पर हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। अब इसमें ये अभिकारक है,
ये उत्पाद है। तो इसमें अभिकारक क्रिया करके केवल क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर उत्पाद बनाता है, परंतु उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्रिया कर अभिकारक बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करता है, लेकिन उसी समय अमोनिया भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित होने लगता है। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इस अभिक्रिया को दोनों ओर तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर उत्पाद बनाता है तथा उसी परिस्थिति में और उसी समय उत्पाद भी अभिकारक में टूटने लगता है। ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बाद दूसरी अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग पॉइंटों के अनुसार बताया गया है। इसमें 5 पॉइंट दिए गए अपने बुक में। पहला है ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर। किसको पढ़ रहे हैं हम? ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। पहला ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर परिभाषा क्या बन जाएगी? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 2 परमाणु जबकि यहाँ पर 1 है। इसको 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन संतुलित हो गई, जबकि मैग्नीशियम परमाणु असंतुलित हो गया। अब इसको भी 2 से गुणा करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना चाहिए। तो पहली अभिक्रिया किसके आधार पर हो गई? ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर। अब हाइड्रोजन के वियोजन के आधार पर या हाइड्रोजन की कमी के आधार पर परिभाषा हो जाएगी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फर से हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो यहाँ पर H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से विद्युत धनी तत्व वे अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर पोटेशियम एक विद्युत धनी तत्व है, इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम आयोडीन से क्या हो जाता है? हट जाता है। इस कारण पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। इसको भी संतुलित करते हैं। आयोडीन 2 है, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ये भी 2 कर देते हैं। विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि या विद्युत ऋणी तत्व का संयोग। यहाँ पर क्लोरीन एक विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यह मैग्नीशियम क्लोराइड में बदल जाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया में 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सोडियम परमाणु है, ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और प्लस धन आयन बना लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से आयरन +2 आयन है पहले से, इसने एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसने +3 आयन बन जाता है। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसमें धनायन में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्लोरीन ऋणायन पहले से था, इसका मतलब इसने पहले से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा। अब इसने क्या किया है, अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जिससे यह क्लोरीन अणु में बदल जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो भी तत्व आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में अपचयन पढ़ते हैं। पहले ऑक्सीजन के वियोजन के आधार पर, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, इसको क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में बदल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस कारण इसका अपचयन होता है। संतुलित करते हैं, जब 3 और 2 हो तो ये 3 दूनी 6 बनता है, इसलिए इसको 2 से गुणा कर देना, इसको 2 से और इसको 3 से। हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर हाइड्रोजन की वृद्धि जिस अभिक्रिया में होती है उस अभिक्रिया को भी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एथीन है, इसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं निकल धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें दोनों और हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होने पर यह एथेन में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद विद्युत धनी तत्व का योग या विद्युत धनी तत्व की वृद्धि। ये क्लोरीन परमाणु अणु है, इसमें मैग्नीशियम धातु के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें मैग्नीशियम का संयोजन हो जाता है, इस कारण इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि या विद्युत ऋणी तत्व की कमी होना। यहाँ पर क्लोरीन परमाणु 3 है और यहाँ पर क्लोरीन परमाणु 2 हो जाता है, इस कारण इसको भी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन इसमें से एक क्लोरीन को ले लेता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है और यहाँ पर क्लोरीन की या विद्युत ऋणी तत्व की कमी हो जाती है, इस कारण इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी संतुलित करने की कोशिश करना। एक और पॉइंट बच गया, वो भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी हम क्या करते हैं, अपचयन को पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु है, ये अपने बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करता है, इसलिए यह माइनस आयन बनाता है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार मैग्नीज ऑक्साइड है, ये पहले से ही ऋणायन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसके ऊपर एक और ऋणायन बढ़ जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम आयन है, इसने पहले से इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये मैग्नीशियम परमाणु में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये अपचयित अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया है। अब
एक और अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को मिलाकर बनाई गई है। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपचयित होता है, एक पदार्थ का अपचयन होता है तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है। ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन हटा देता है और फेरस या फिर आयरन में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इस कारण ये क्या होता है, अपचयित होता है, इसका अपचयन होता है। इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, इसको हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। संतुलित करना जरूरी है, क्या करेंगे इसको पहले संतुलित करने के लिए यहाँ पर ये 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दें, आयरन 2 था ना, इधर 2 कर दिया मैंने। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई अब 3 और 1 4, इधर कितनी है 2, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं इधर 2 से गुणा कर दिया और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाती है, तो 3 ये रहे 3 ये हो गई। इस प्रकार से इनको संतुलित करना है। तो तुमको शॉर्ट में याद रखना है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयन अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वो अपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार से तुमको ये 500 पॉइंट याद करना होगा।